लाहौर के हीरा मंडी कहने को तो यहाँ तवाइफों का बाजार लगता है, मगर शतरंज की ऐसी कोई चाल नहीं जो यहाँ न चली गई हो। हर कदम पर किसी न किसी की शय या मात होती है, और राज वो तो इतने दफन है जितने कब्रिस्तान में कब्र नहीं होंगे, जो अगर खुल गए तो कयामत की बिजली ना जाने कहाँ कहाँ गिरेगी। ऐसे ही कयामत की एक रात मलिका की आँख खुली तो उसके महीने भर का बेटा पास में नहीं है। उसने पूरा शाही महल छान मारा। वहाँ काम करने वाली फत्तो ने बताया कि आखिरी बार वो रेहाना आपा के पास था, किसी आदमी को पकड़ा दिया। कहते कहते वो रुक गई। मलिका भागते हुए रेहाना आपा के पास गई, जिसने उसके बेटे इमाद को कीमती जेवर के भाव कुतुबुद्दीन साहब को बेच दिए थे। मलिका के पूछने पर वो बोली, यहाँ पैदा हुआ लड़का या तो दलाल बनते हैं या किन्नर बना दिए जाते हैं, इसीलिए ऊंचे घर के नवाब को बेचा है, अच्छी परवरिश करेगा। मगर मलिका का तो कलेजा जैसे किसी ने काट लिया हो। वो इसका बदला लेकर तो जरूर रहेगी, कहते हुए चली गई। रेहाना आपा इस महल की खुदा है, यहाँ उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। कहानी अब 25 साल बाद की दिखाई जाती है। समय बदल चुका है, पुराने चेहरों में वक्त की परछाई पड़ चुकी है। वो सालों पुरानी मलिका आज इस शाही महल की हुजूर है, और रेहाना आपा की मिल्कियत, खैर वो हम आपको बाद में बताएंगे। आज मलिका जान से कोई अंग्रेज साहब मिलने आए हैं, एक वलायती यंत्र लेकर। वो ग्रामोफोन है। अंग्रेज यहाँ की मशहूर तवाइफ और हुजूर की बड़ी बेटी बिब्बो जान की आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ताकि घर घर में वो आवाज सुनाई दे। मगर हुजूर के ठाट इतने हैं कि वो किसी अंग्रेज साहब को भी मना कर सकती है। वो बोली, चांद हर किसी के आंगन में नहीं उतरता। बिब्बो जान को सुनने के लिए जहाँ महफिल सजी है वहाँ आना पड़ेगा। इसी के साथ बिब्बो के मुजरे की रौनक दिखाई जाती है। यहाँ हर तवाइफ का एक नवाब होता है जो उस पे अपनी दौलत लुटाता है। वली मोहम्मद नवाबजादे बिब्बो के हुजूर है, और बिब्बो की महफिल सिर्फ उन्हीं के लिए लगती है। और मलिका जान के हुजूर है नवाब जुल्फिकार। सैर से वापस आने के बाद मलिका जान ने बिब्बो के आज के मुजरे की कमाई पूछी। उन्हीं की बहन वहीदा ने सिक्कों के 2 थैली सामने रख दिए। मलिका अपनी बहन की रग रग से वाकिफ है, उसकी तलाशी ली गई। वहाँ तो वहीदा ने रोना धोना शुरू कर दिया, मगर असल में वो उतनी बेचारी है नहीं जैसी दिखती है। मलिका जान की छोटी बेटी आलमज़ेब तकदीर में तवाइफ लिखवा कर शायर बनने के ख्वाब देखती है। उसे किताबों का बड़ा शौक है। फिलहाल तो मलिका उसका बचपना जानकर कुछ कहती नहीं। एक दिन आलम को तैयार करते हुए यहाँ मुलाजिम और सहेली साइमा से उसकी मोतियों की हाथ टूट गई, और अब हुजूर को बताएगा कौन। आलम ने कहा कि वो माँ को संभाल लेगी, उनके सामने अपनी गलती बताकर। मलिका से कुछ भी छिपना नामुमकिन है। हार में 101 मोतियाँ थी, एक मोती अभी भी कम है, जो अगर ना मिली तो कीमत साइमा को बेचकर वसूल की जाएगी। घंटों सर तक डूबी हमाम के पानी में ढूंढकर आलम वो एक मोती ले आई, जिस पर खुश होकर मलिका ने कहा, वसंत पंचमी के दिन हम तुम्हारी नत उतरवाई की ऐलान करेंगे, जिसका मतलब है कि वो उसे हीरा मंडी के बाजार में उतारेगी। पर आलम अपनी तकदीर से लड़ना चाहती है, और उसके लिए उसे अपनी माँ से लड़ना होगा। वसंत पंचमी के दिन उनकी लज्जो आपा भी आती है। जश्न के बाद लज्जो जब सुनती है कि आलम तवाइफ नहीं शायराना बनना चाहती है, तो उसकी हंसी छूट गई और आलम को समझाने की कोशिश की। लज्जो खुद 6 साल की थी जब उसकी बुआ उसे यहाँ छोड़ गई। ना वो अपनी किस्मत से भाग सकी, ना ही आलम भाग सकेगी। इसे जितना जल्दी अपना ले अच्छा होगा। लज्जो के नवाब का नाम है जोरावर, जिससे वो शादी के ख्वाब देखती है, पर अब वो आते नहीं और लज्जो दिन रात शराब में डूबी रहती। अब यहाँ बलौच खानदान के इकलौते नवाब ताजदार अभी अभी विलायत से लौटे हैं, और इसी खुशी के मौके पर उनकी दादी कुत्सिया बेगम ने बड़ा जश्न रखा है। उसकी अंग्रेजी जुबान सुनकर दादी ने कहा, इसे हिंदुस्तानी जुबान और रिवायतें सिखाने के लिए हीरा मंडी भेजना होगा, क्योंकि तवाइफ की महफिलों के अलावा वहाँ अदब, तमीज और दुनियादारी भी सीखने को मिलती है। ताजदार ने अपने दोस्त बलराज से कहा, हीरा मंडी की गलियों में मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। ताजदार के अपने उसूल है। उसने ऑक्सफोर्ड से वकालत की पढ़ाई पूरी की है और अब बम्बई में एक लॉ कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं। मगर उनके वालिद यानी पिता का कहना है कि नवाब नौकरियां नहीं करते, वो चाहते हैं कि ताजदार उनके कारोबार संभाले। जवाब में ताजदार ने कहा, ये नवाब नौकर ही तो है अंग्रेजों के। पिता बोले, अंग्रेज है तो हम है, ये नवाबी है, ये शानो शौकत है। अंग्रेज चले गए तो ये देश कौन चलाएगा, वो क्रांतिकारी बागी।
यहाँ बाप बेटे में सोच का फासला साफ बयान हो रहा है। वही हीरा मंडी के दलाल की नजर ताजदार पर पड़ी, जिसका काम ही है मुजरों की महफिल तक इन रईस जादे नवाबों को खींच लाना। उसने कुत्सिया बेगम से कहा, मलिका जान की छोटी बेटी की नत उतराई का ऐलान हो चुका है, कहे तो नवाब ताजदार की बात वहाँ चलाए। बेगम को कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि उस जमाने में ये आम बात हुआ करती थी। उन्होंने मलिका जान को अपने यहाँ अगले हफ्ते होने वाले मुशायरे के लिए बुलावा भेजने को कहा। हीरा मंडी में एक दिन लाहौर के बड़े अफसर सुपरिटेंडेंट कार्टराइट मलिका जान से मिलने आए हैं। पहले तो मलिका जान ने उन्हें खूब इंतजार करवाया। तब तक वहीदा अपना खोटा सिक्का चलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके चेहरे में दाग की वजह से उसके पास कोई नवाब ज्यादा दिन नहीं टिकते। वो मलिका के टुकड़ों पर पलती है। उसके मन में तमन्ना है कि जब तक उम्र है कोई रईस बकरा फंसा ले, लेकिन कार्टराइट के सामने उसकी ना चली। अब मलिका से मुलाकात पर उसने बताया कि उनके घर एक जलसे में महफिल सजाने के लिए उसे यहाँ की कुछ नाचने वाली चाहिए। नशे और पैसे की धुन में मलिका ने उन्हें रुस्वा कर दिया, ये कहकर कि उनकी इतनी औकात नहीं कि वो यहाँ कदम रख सके। कार्टराइट इस बेइज्जती का घूंट पीकर वहाँ से चला गया। उसने हीरा मंडी की कान और आंख उसी दलाल को बुलाया, मलिका जान की हर बात हर राज जाने के लिए। अपनी बेइज्जती का बदला तो वो लेकर रहेगा। अब यहाँ कुत्सिया बेगम के उसके घर मुशायरे पे बुलाने पर मलिका ने आलम को भी साथ चलने को कहा, लेकिन आलम इन सब महफिलों से दूर ही रहना चाहती है। उसने तबीयत खराब का बहाना बना दिया, लेकिन बाद में जब उसे मालूम चला कि वहाँ उसकी पसंदीदा शायर नियाज साहब आने वाले हैं, वो जाना तो चाहती थी, पर एक बार मलिका जान ने ना कर दी तो उसकी बात पत्थर की लकीर होती है। तो वो चुपके से उनकी बग्गी के पीछे छुपकर वहाँ पहुँच गई और मोहब्बत की शायरी सुनते सुनते दो जवादिल नवाब ताजदार और आलमजेब एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। इससे पहले कि वो एक दूसरे को जान पाते, आलम को जाना पड़ा। अब घर पहुंचते ही मलिका ने उसकी चोरी छुपे वहां जाने की बात पकड़ ली और हमें यहाँ ये पता चलता है कि साइमा का इश्क मलिका जान की बग्गी चलाने वाला इकबाल है। रात की चोरी का हिसाब मलिका जान ने दिन दहाड़े लिया। उसने आलम की सारी किताबें महल से बाहर फेंकवा दी और कहा, आपके शौक के दिन पूरे हुए। यहाँ किस्मत हथेलियों पे नहीं पैरों में होती है, आप भी अपनी किस्मत को अपना लीजिए, कहकर एक जोड़ा घुंघरू उसकी तरफ फेंकती है। आखिर कब तक भागेगी आलम अपनी तकदीर से? आज नहीं तो कल होना तो वही है जो मलिका जान तय करेगी। इधर बिब्बो जान को नवाब वली से बातों बातों में पता चला कि अंग्रेज अफसर हेंडरसन आज होने वाले जुलूस पे शूट एट साइट का ऑर्डर देने वाले हैं। बिब्बो उसी वक्त आलम को लेकर उसकी नई किताब खरीदवाने के बहाने से किताब खाने गई। आलम को किताबों में मशरूफ रखकर खुद वहाँ काम करने वाले नवाज भाई से कहा, मुझे वो खास किताब अभी दे, आज जुलूस में फसाद हो सकता है। उस किताब का हामिद साहब तक पहुँचना बहुत जरूरी है। फिर किसी बहाने वहाँ से निकल गई। दरअसल उस किताब में एक बंदूक है। हामिद साहब एक क्रांतिकारी है और बिब्बो उसी क्रांतिकारी दल का हिस्सा। इधर किताब ढूंढते वक्त आलम की मुलाकात फिर ताजदार से हुई, जिसे वो यहाँ का मुलाजिम समझ बैठी। अब आलम के बाहर निकलते ही शांतिपूर्ण रूप से चल रहे जुलूस में दंगे होने लगे। अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। किसी तरह ताजदार आलम को भीड़ से बचाकर एक किनारे पर ले आया, लेकिन सामने इनकलाब के नारे लगाते लोगों को मार खाते देख वो खुद को रोक न सका और उनकी मदद को उतर गया। एक आंदोलनकारी को बचाते हुए अंग्रेजी अफसर ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उसी वक्त पीछे खड़े हामिद साहब ने उस पर गोली चला दी और ताजदार की जान बच गई। अब जब उसका ध्यान आलम पर गया, वो वहाँ से जा चुकी थी। रह गया तो बस एक रुमाल। आज भी मालूम नहीं चल पाया कि वो कौन थी। कहानी एक बार फिर अतीत के पन्नों में लौटी, जहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई। मलिका के दूध पीते बच्चे को बेचने के बाद भी रेहाना आपा की कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी। उन्हें गुस्सा इस बात पर था कि मलिका ने उसके नवाब जुल्फिकार के साथ इश्क लड़ाया, जो शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा था। इसलिए वो उसे यहाँ से दूर एक ऐसी जगह भेज रही थी जहाँ महल के ऐशो आराम नहीं और लोगों के बिस्तर गर्म करते करते उसकी अकड़ टूट जाएगी। मलिका बोली, जुल्फिकार से तो मेरा किस्सा बहुत पुराना है और वो औलाद भी उसी की है। ये कहते ही उसने अपनी रेहाना आपा का गला दबाकर खून कर दिया। इतने में जुल्फिकार भी वहाँ पहुँचे। दोनों ने साथ मिलकर उसके कत्ल को खुदकुशी का नाम दे दिया। लेकिन रेहाना की बेटी फरीदन जो सब कुछ देख चुकी थी, जुल्फिकार ने उन दोनों पर मुकदमा शुरू होने से पहले ही अंग्रेज अफसर के मुंह पैसों से बंद कर दिया और वो फाइल मलिका के हवाले कर दी, जिसमें रेहाना की मौत के राज छुपे हैं।
शहर का मिजाज बिगड़ा हुआ है, बाहर कर्फ्यू लगा है और आज ही रेहाना आपा की बरसी है। उनका महल ख्वाबगाह उस दिन से बंद पड़ा है। ना कभी वो मुकदमा चला, ना ख्वाबगाह का ताला खुला। बस हर साल बरसी के दिन सब दुआ पढ़ने यहाँ आती है। वहीदा ने मलिका जान से ये ख्वाबगाह मांगा था, मगर ये मुमकिन नहीं क्योंकि मामला अभी तक अदालत में है और ये ख्वाबगाह रेहाना आपा को नवाब समी साहब ने दी थी। उनके मरने के बाद उसकी बीवी भी इस ख्वाबगाह की दावेदार है। मलिका ने वहीदा से वादा किया कि एक बार अदालत का फैसला हमारे हक में आ जाए, इस ख्वाबगाह की चाबियां वो उसे दे देगी। लेकिन पिछले 25 सालों से वहीदा का इंतजार उसे खत्म होता नजर नहीं आता। उसके मन में बड़ी बहन मलिका को लेकर इतनी कटुता है कि वो मौके पर लड़ने से बाज नहीं आती। रात में फत्तो और सत्तो बाकी के साथ अंधेरे में बैठे इस बारे में बात कर रहे हैं। इकबाल ने पूछा, तो फिर असल में वो ख्वाबगाह है किसका? फत्तो बोली, वो ना मलिका हुजूर का है और ना ही वहीदा का। वो है तो रेहाना आपा की बेटी फरीदन का, जिसे 9 साल की उम्र में हुजूर ने दूध से मक्खी की तरह इस हवेली से निकाल फेंका था। साइमा ने पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? फत्तो बोली, क्योंकि वो यहाँ होती तो अपना हक मांगती, हुजूर बनती, जो मलिका जान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मेरा मन कहता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी और इस महल की ईंट से ईंट बजा देगी। सत्तो बोली, लेकिन हमारे हुजूर को मात देना किसी के बस की बात नहीं। जिस तरह माँ को मारा उसी तरह बेटी को भी मार देगी। पीछे बैठे इकबाल और साइमा खामोश रह गए। अब यहाँ लज्जो का पागलपन नवाब जोरावर के लिए बढ़ती जा रही है। वो दिन भर शराब के नशे में उनका इंतजार करती रहती और मन ही मन कहानियां बुनती कि जोरावर ये करता है, जोरावर वो कहता है। बिब्बो ने जब उसे आईना दिखाने की कोशिश की कि जोरावर नहीं आने वाले, वो दूसरी औरत के पास जाने लगे हैं, उन्हें भूल जाइए, मगर जिसकी आंखों पे इश्क की पट्टी बंधी हो उसे हर तरफ अपना यार ही नजर आता है। इधर ताजदार भी दीवानों की तरह आलमजेब की रुमाल की खुशबू से उन्हें पहचानने इत्र की दुकान पहुंचे, लेकिन ताजदार कुछ मालूम नहीं कर पाए और रुमाल वही छोड़ आए। जिसके बाद साइमा ने वो रुमाल आलमजेब को थमाते हुए कहा, आपका दीवाना आपको लाहौर की गलियों में ढूंढ रहा है। और आलमजेब शर्मा गई। इधर बेचारी वहीदा की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। ना घर से इज्जत मिली और ना ही नवाबजादे से। वो बस मलिका के उतरन पर पल रही है। ये मलाल उसके सीने में तब से है। ऊपर से अपनी ही बेटी की चढ़ती जवानी और खूबसूरती से वो जलती है। किसी को पता चल गया कि उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया है तो फिर वहीदा को कौन पूछेगा। जो भी बचे खुचे नवाब उसके पास आते हैं वो भी बेटी की तरफ मुड़ जाएंगे, इसीलिए वो उसका सीना बांध कर रखती है। बिब्बो ने आकर उसे संभाला, लेकिन बेटी के मन में धीरे धीरे माँ के लिए रौश पैदा होने लगा है और वो भी किसी दिन इसका बदला जरूर लेगी। अब इधर लज्जो बिन बुलाए जोरावर का पीछा करते हुए पहुंच गई, जहां उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है बहुत जल्द। बस फिर क्या था, वो उसी दिन जोरावर से अपनी शादी के ख्वाब देखने लगी और पागलों की तरह गहने कपड़ों की बातें उससे करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जोरावर अब उससे उब चुका है, पीछा छुड़ाना चाहता है। उसे उसकी औकात दिखाने के लिए जोरावर ने उसे शादी में आने का न्योता दिया। शादी की शाम आई और बेचारी लज्जो अपना मजाक बनवाने एक दुल्हन की तरह सज धज कर वहाँ चली आई। जिसका डर था वही हुआ, तमाशा बना और जोरावर ने उसे एक तमाचा खींचकर मारा। तभी मलिका जान वहाँ पहुँच गई और बोली, हीरा मंडी का एक उसूल है कि कोई तवायफ मुजरा बीच में छोड़कर नहीं जाती। सब चुपचाप खड़े रहे और लज्जो का मुजरा पूरा होने के बाद मलिका ने माफी मांगी, क्योंकि गलती हुई है लज्जो से इश्क करने की। साथ ही जोरावर से भी माफी मांगने को कहा। उसने जिस बदतमीजी से लज्जो पर हाथ उठाया। जोरावर अकड़ कर बोला, इतने अच्छे दिन भी नहीं आए इसके कि एक नवाब किसी बाजारू तवाइफ से माफी मांगे। ये इसकी खुशकिस्मती है कि मेरे थप्पड़ ने इसके गालों को छुआ है। पानी सर से ऊपर चला गया। और अब मलिका बोली, तुझे अपने खून पे बहुत नाज है ना, तो सुन, तेरी पैदाइश भी बाजारू है। तेरे जिस्म में एक तवाइफ का खून दौड़ रहा है। तू मेरी यानी मलिका जान की नाजायज औलाद है, जिसे 26 साल पहले तेरे बाप कुतुबुद्दीन रेहाना बेगम से खरीद लाया था। ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने तुझे याद न किया हो। पहले बेटा खोने का गम था और अब तेरे पैदा होने का गम जिंदगी भर रहेगा। उसी रात लज्जो ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि तवायफ मरती नहीं, मरकर आजाद हो जाती है। लज्जो की रुखसती के साथ एक अतीत ने हीरा मंडी के दरवाजे पर दस्तक दी। वही आंखें, वही चेहरा लेकर रेहाना आपा की बेटी फरीदन लौट आई है। मलिका जान को उसने खुली चुनौती दी,
एक जनाजे में आए हैं, दूसरे जनाजे का इंतजाम करके जाएंगे। आज मलिका जान वहीदा के साथ कचहरी जा रही है। मामला ख्वाबगाह का है और मुकदमा नवाब सामी साहब की बेवा ने किया है। आरोप है कि 26 साल पहले रेहाना नाम की तवाइफ ने समी साहब को जाल में फंसाकर ये ख्वाबगाह अपने नाम लिखवा लिया था, मगर समी साहब के परिवार के पास किसी तरह की वसीयत न होने के कारण हवेली का मुकदमा मलिका जीत गई। आज वहीदा बेहद खुश है क्योंकि अब मलिका आपा अपने वादे के मुताबिक वो हवेली उसे देने वाली है, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मुकदमा जीतने के बावजूद मलिका ने ख्वाबगाह नवाब समी साहब की बेवा को दे दिया, क्योंकि कानूनी तौर पर वो हवेली फरीदन की है। आज नहीं तो कल वो अपना हक लेने जरूर आएगी और तब हम जीत नहीं पाएंगे और हार हमें मंजूर नहीं, इसलिए इसे समी साहब की बेवा को लौटा दिया। मलिका चाल कोई भी चले, मात हमेशा वहीदा के हिस्से में ही आती है। वो आपा से बोली, आपने सिर्फ रेहाना आपा का ही कत्ल नहीं किया है, मेरे अरमानों का भी किया है। मगर वो हवेली जिसकी थी उसी के पास चली गई, यानी समी साहब की बेवा की पहले से फरीदन के साथ साठगांठ थी और ख्वाबगाह के कागजात हाथ लगते ही चाबी भी फरीदन को सौंप दी गई। जल्द ही उस्ताद दलाल उसके दरवाजे पर पहुंचे, जिसे हीरा मंडी का अखबार कहा जाता है। उसने फरीदन को मलिका की कमजोरी, आलमजेब और दुश्मन कार्टराइट के बारे में बताया, जो किसी भी हाल में उसे बर्बाद कर देना चाहता है। इस फरीदन का नवाब कोई चौधरी जी है, जिसके बलबूते पर उसकी इतनी शानो शौकत है, मगर अब उसका काम पूरा हो चुका है, इसलिए फरीदन उसे खास नहीं डालती। उस्ताद दलाल फरीदन की नत उतराई के लिए ताजदार की बात करते हैं, जिस पे मलिका की नजर है आलमजेब के लिए, लेकिन फरीदन को उस पर कोई दिलचस्पी नहीं। मिलने दे आलमजेब और ताजदार को, क्योंकि मिलेंगे तो मोहब्बत होगी और जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ दिल भी टूटेंगे। बहरहाल उसकी नजर बिब्बो के नवाब वली मोहम्मद के ऊपर है। फरीदन शाही महल पर कहर ढाने के इरादे से ही तो यहाँ आई है। यहाँ आलमजेब साइमा के साथ फिर से उसी किताब घर में ताजदार का पता पूछने आई है, जो यहाँ उसे पिछली बार मिले थे। नवाज ने बताया कि वो कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बलोच खानदान का नवाब है, और वहाँ ताजदार क्रांतिकारियों से हाथ मिलाने हमीद साहब के पास पहुँचे, जिन्होंने उस दिन जुलूस में उसकी जान बचाई थी। अब वली मोहम्मद साहब हर साल अपनी बीवी के मायके जाने पर बिब्बो जान के लिए घर पर दावत रखते हैं, जहाँ पहली बार फरीदन की मुलाकात उनसे हुई। पहली मुलाकात में उसने फंदा बिछा दिया, अब बस शाही मौके का इंतजार करना है। वही आलमजेब भी दूर बैठी ताजदार को देख रही है। वली साहब को निपटाने के बाद अब बारी है दो प्रेमी जोड़े को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की। करीब बैठकर फरीदन हमरास बनने की कोशिश कर रही है, जैसे वो ताजदार को जानती है और उन दोनों के साथ है। कल जुम्मे के दिन दरगाह पर मुलाकात करा दूंगी, आ जाना। और भोली आलमजेब उसकी बातों में आ गई। वही दूसरी तरफ वो ताजदार को भी पट्टी पढ़ाने लगी और उसे भी कहा कि कल दरगाह पर आ जाना, इश्क का दीदार हो जाएगा। आज फरीदन कार्टराइट से मिलने जा रही है। उसे मालूम है कि कार्टराइट मलिका से खफा है। फरीदन ने अपनी मरी माँ की फाइल खुलवाने के लिए उसकी हमदर्दी बटोरी और फिर बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए रात को कोठे पर बुलाया। सामने एक बेचारी रोती खूबसूरत औरत को कौन मर्द है जो कंधा देना नहीं चाहेगा। फरीदन ने दोनों की दुखती नफ्स पर हाथ जो रख दी है, इसलिए सुबह सुबह जुल्फिकार नवाब फड़फड़ाते हुए मलिका के पास आ धमके। उन्हें खबर मिल चुकी है कि फरीदन कार्टराइट के साथ मिलकर रेहाना की फाइल वापस खुलवाना चाहती है। 26 साल पहले सारे राज दफने किए हुए वो फाइल नवाब जुल्फिकार उसे वापस लौटाने को कहते हैं। किसी के हाथ लग गई तो कयामत आ जाएगी। मलिका शाही महल का कोना कोना छान मारती है पर वो उसे कहीं नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि वो तो उसने वहीदा को उसी दिन जला डालने को दी थी। उसे लगा कि जुल्फिकार के नाराजगी की वजह से कहीं अभी तक वो फाइल वहीदा के पास ना हो, मगर वहीदा के कहने पर तसल्ली हुई कि उसने उसी रात फाइल को जला दी थी। वहीदा आकर मलिका से लिपट गई। ऐसा लगता है मानो जैसे अजगर शिकार निगलने से पहले उसके शरीर से लिपटता है। इस शाही महल में इंसान के भेस में कई सांप घूम रहे हैं, कोई डसता है तो कोई निकल जाता है। अब फरीदन अपने नत उतराई की तैयारियों में लगी है और उस्ताद से कहलवा के लाहौर के चप्पे चप्पे में ये खबर फैला दी, खासकर बिब्बो के नवाब वली मोहम्मद और मलिका जान को। लेकिन अगली सुबह हीरा मंडी की अदालत लगी। वहाँ की सबसे बुजुर्ग आपा को बुलाया गया। मलिका जान का कहना है कि यहाँ का रिवाज है कि नत उतराई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती है और 9 साल की उम्र में ही उसने फरीदन को बेच दिया था। तब से ना जाने कितने हाथों से गुजरी होगी, इसलिए उसकी नत उतराई नहीं हो सकती।
फरीदन ने भी खुलेआम मलिका को चुनौती दी, मेरी नथ उतराई रोक सको तो रोक लो। मलिका ने आज तक कोई बाजी नहीं हारी। उसने वो चाल चली जो शायद किसी के भी सोच से बाहर है। उसने शाही महल की शान बिब्बो जान का आखिरी मुजरा उसी दिन रखवा दिया। इसके बाद बिब्बो की ना तो यहाँ आवाज गूंजेगी, ना ही पैर थिरकेंगे, भले ही इससे बिब्बो के नवाब वली को ही क्यों ना खफा होना पड़े। यहाँ का दस्तूर है कि लोग आखिरी मुजरे में अपना आखिरी सलाम देने जरूर शामिल होते हैं, और यही होगी फरीदन की शिकस्त। मलिका जान ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। फरीदन की महफिल वीरान पड़ी है। मगर अगले ही दिन मालूम चला कि फरीदन बाजी पूरी तरह से हारी नहीं है। बिब्बो जान से नाराज होकर वली साहब फरीदान का दरवाजा खटखटाने आ पहुँचे और वादा लिया कि अब से ख्वाबगाह की शामें उनके लिए सजाई जाएंगी। इसी के साथ फरीदन ने अपने पुराने नवाब चौधरी साहब को किसी गन्ने की तरह चूस कर छोड़ दिया और बनारस का टिकट करवा दिया। अब सुबह सुबह आलमज़ेब की मुलाजिम साइमा को गुनगुनाता सुन मलिका की छाती पर सांप लौट गया। हुनर और हुस्न दोनों में ये कहीं आलमज़ेब को पीछे ना छोड़ दे, उसका इंतजाम तो उसे करना होगा। जल्द ही पता चला कि किसी वाजिद अली को उसने 10,000 रुपए में बेच दिया। जब साइमा ने ये बात इकबाल को बताई, वो बोला, मैं चढ़ाऊंगा पैसों की चादर मलिका हुजूर को। 10,000 की रकम एक मुलाजिम के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी वो साइमा का हाथ नहीं छोड़ेगा। अगले दिन साइमा ने मलिका हुजूर से कहा कि वो वाजिद अली की पेशी लौटा दे। इकबाल ने कहा है कि वो पैसों का इंतजाम करेगा। बेचारी को ये नहीं मालूम कि वो ये सिर्फ 10,000 के लिए ऐसा नहीं कर रही। मलिका ने सिर्फ 15 दिनों की मोहलत दी। पैसों का जल्द इंतजाम करने के लिए इकबाल जुआ खेलने लगे। रब की मेहर है कि वो जीत भी रहा है। लगता है वो साइमा को हुजूर के चुंगल से बचा लेगा। एक दिन वहीदा की बेटी समा उसके नवाब से इश्क लड़ाने लगी, क्योंकि उसे भी अपनी माँ की ज्यादती पर रोष था। इस बात की खबर वहीदा को होते ही उसने घर सर पर उठा लिया। जब मलिका को पूरी बात मालूम हुई तो उसने वहीदा का नवाब समा को दे दिया, क्योंकि इस महल में उसी की कीमत है जो रईसज़ादे को खुश कर सकता है। एक बार फिर वहीदा का दिल टूट गया। अब मलिका आपा के लिए उसके अंदर की कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि जहर को भी मात दे दे। इधर बिब्बो जान आधी रात को किताब खाने पहुंची, जहां क्रांतिकारियों की खुफिया बैठक हो रही है। आज तक वो मुजरे के पैसों से उनकी मदद किया करती थी, जो अब मुमकिन नहीं, लेकिन वो देश को आजादी दिलाने के लिए हर हद पार करेंगी। दूसरी तरफ ताजदार भी अगले दिन बर्राज के साथ हमीद साहब के पास पहुंचे। वो भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इधर इतने दिन जब ताजदार से आलमज़ेब की मुलाकात नहीं हुई तो वो तड़पती हुई फरीदन खाला के पास पहुंची। उन्होंने उसे ताजदार के नाम एक खत लिखने को कहा, जिसे वो खुद उस तक पहुंचा देगी। वहां से आते हुए आलमज़ेब को बिब्बो ने देख लिया और जाते हुए वली मोहम्मद ने। उसने फरीदन को आगाह किया कि मलिका जान को मिटाने के लिए आलमज़ेब को मोहरा मत बनाइए, क्योंकि शायद अभी भी वो बिब्बो से प्यार करते हैं और उसकी छोटी बहन की परवाह। अब बिब्बो ने आलमज़ेब को फरीदन के पास जाने से रोका और कहा कि वो ताजदार का खत पहुंचा देगी। अब यहाँ अंग्रेजों के पास उन सभी क्रांतिकारियों की तस्वीर है। जब बिब्बो छुपकर आलम का खत किताब खाने के नवाज को देने गई ताकि वो इसे ताजदार तक पहुंचा दे, रास्ते में ऐसा लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इधर कार्टराइट ने फरीदान को बताया कि उसने पूरी पुलिस चौकी खंगाल डाली, मगर फाइल का कहीं अता पता नहीं, और इसके बिना हम केस दोबारा शुरू नहीं कर सकते। फरीदन बोली, अगर खुद गवाह हमारे पास हो तो क्या कहेंगे, क्योंकि वहीदा वही मौजूद है। वो गवाह देने को तैयार तो है, लेकिन बदले में उसे ये ख्वाब का चाहिए। अब यहाँ क्रांतिकारियों की बैठक में होने वाले जश्न की बातचीत चल रही है, जो बलोच परिवार अंग्रेजी आला अफसर हेंडरसन की सालगिरह पर देने वाले हैं। यहाँ वली मोहम्मद अब बिब्बो के नवाब नहीं रहे, जिसकी वजह से वो उन तक अंग्रेजों की चाल की खबर दिया करती थी। बिब्बो कहती है, वली साहब नहीं रहे तो क्या हुआ, हेंडरसन तो है ना, अब वो उसे फंसाने की चाल चलेगी। यहाँ बलोच हवेली के एक हिस्से में हेंडरसन की पार्टी चल रही है, तो दूसरे में आजाद हिंद की कविताएं पढ़ी जा रही है। ये काम यकीनन ताजदार का है, जो जोर शोर से इस आवाम की आजादी दिलाने वालों के हक में है। उसके पिता आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नवाबी, ये ठाट बाट अंग्रेजों की वजह से है, मगर ताजदार इस रास्ते में काफी दूर निकल आए हैं। वहाँ बिब्बो ने भी मौका देखकर हेंडरसन को अपने हुस्न और बातों की जाल में फंसा लिया। इधर साइमा के आशिक इकबाल को जुआ खेलते हुए पुलिस पकड़ ले गई। आलमज़ेब ने अपनी अम्मी मलिका जान से उसे रिहा करवाने को कहा, क्योंकि उसे मालूम है कि साइमा और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो चंद पैसे कमाते हुए पकड़ा गया, जिसकी शर्त भी मलिका जान ने रखी थी। मलिका ने उसे रिहा करवाने के बदले
आलमजेब की नथ उतरवाई मांग ली। अपनी दोस्त साइमा के लिए आलमजेब ये कुर्बानी देने को तैयार हो गई। यहाँ मल्लिका को इसी बात का इंतजार था कि कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, मगर बाहर खड़े साइमा ने सब सुन लिया। अब यहाँ कार्टराइट को जब मल्लिका जान का मुलाजिम हाथ लगा तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर इकबाल मुंह नहीं खोलता। उससे झूठ कहा गया, फंदे बिछाए गए, मगर बेचारा इकबाल दिल और भरोसा टूटने के बाद भी मल्लिका से नमक हरामी नहीं करता। यहाँ जब बेबो को मालूम पड़ा कि आलमजेब ने नथ उतराई के लिए हाँ कर दी है तो वो बहुत नाराज हुई और कहा, तुम्हें क्या लगता है ये कदम उठाकर तुम साइमा को बचा लोगी? इतनी जल्दी हार मान गई? और ताजदार, उसके इस खत का क्या जिसमें उसने तुम्हें मिलने बुलाया है? आलमजेब बोली, ये एक आखिरी बार वो उससे अनारकली के मजार पर मिलने जाएगी, मगर विदेशी छोड़ो आंदोलन में अचानक जाने की वजह से ताजदार उससे मिलने नहीं जा पाया। आलम उसका इंतजार करती रह गई। वहाँ फत्तो भी साइमा के हथेली में कुछ सोने की गहने देकर कहती है, यहाँ से भाग जा पुत्र। पर उसने भी ठान ली है कि आलमजेब को वो उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने नहीं देगी, वो उसकी नथ उतराई नहीं होने देगी। वहाँ आलमजेब को सजाया जा रहा है और यहाँ साइमा दोस्ती की खातिर एक नवाब के बिस्तर तक जा पहुंची। और दूर कहीं इन दो कुर्बानियों के बीच कोई और तीसरा चाल चल रहा है। फरीदन ने आलम के नाम ताजदार का एक झूठा खत भेजा जहाँ यहाँ से दूर जाने की बात लिखी है। इतने में साइमा ने भी पीछे से आकर आलम से कहा, अब हुजूर तुम्हें और बर्बाद नहीं कर सकेंगी, क्योंकि वो खुद ये कदम ले चुकी है। अब उसे मलिका हुजूर का खौफ नहीं। उसने आलम को यहाँ से भाग जाने को कहा, वरना ये मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। जहाँ बाहें फैलाए उसका प्यार ताजदार इंतजार कर रहा है। आलम ने भी अपनी आजादी की तरफ पहला कदम उठाया। फरीदन ने उसे बग्गी में बिठाकर भागने में मदद की। जब बिब्बो कमरे में आलम को लेने आई तो उसे आलम नहीं, सिर्फ उसके कपड़े मिले। यहाँ महफिल सजाकर आलमजेब का इंतजार कर रही मलिका जान को मालूम हुआ कि वो भाग गई है, तो वो इस अपमान का घूंट पीकर रह गई। अब क्या करेगी मलिका जान? क्या खुद की औलाद के सामने कमजोर पड़ जाएगी या उससे भी हुजूर की तरह ही पेश आएगी? आखिर क्या मोड़ लेगी इन तवाइफों की जिंदगी? बहुत ही जल्द सेकंड और आखिरी पार्ट लेकर हम जल्द लौटेंगे। कीप लविंग, कीप वॉचिंग मूवीज ड्राइव। थैंक यू, लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।